हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही हो। तो गाइज, जैसे आप जानते ही हैं कि हमने एक रिवीजन सेशन शुरू किया था। तो अब रिवीजन सेशन में ऑलरेडी मैं जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने किया था, मैंने उसका नाम चेंज कर दिया। तो फिर मैंने उसमें 10 कुछ इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक भी बताए थे। ये सब रिवीजन की सीरीज ही चल रही है। तो इस रिवीजन की सीरीज को मैंने क्या किया हुआ है ना कि एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसी में मैंने सारे वीडियोस डाले हैं, जिसको मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया, या फिर आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो। तो सारे रिवीजन के टॉपिक मैं वहां पर आपको ऐड कर दूंगी, तो आप सारी रिवीजन करते जाइए। बिल्कुल फास्ट रिवीजन है। जैसे आज भी हमारा टारगेट है कि हम 30 मिनट्स में, कोशिश यही रहेगी कि 30 मिनट्स में हम क्या करें ना, एक ही क्लास के अंदर एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर ले। मतलब जो शॉर्ट रनिंग वाला जो हमारा है ना, हम उसको कंप्लीट कर ले। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ 12 इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, जो एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इन टॉपिक को, जल्दी से रिवाइज करते जाते हैं। सही, अच्छा रिवीजन का तरीका है, टॉपिक को देखकर रिकॉल करते जाइएगा कि हाँ, ये सारी चीजें हमने की हुई है। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप का जो प्लेलिस्ट है वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगी, तो उसको एक बार अच्छे से देख लेना कि जितने भी टॉपिक हमारे अगर रह गए होंगे तो उनको आप अच्छे से कवर अप कर लेना, ठीक है ना, डिटेल में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का रिवीजन सेशन। तो ऑल द बेस्ट गाइज, और अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट। तो गाइज, एक ऑर्गेनाइजेशन है IFAS। ये बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जो आप लोगों को प्रिपेयर करा रही है NTUGC नेट के लिए। इसमें बहुत सारे बैचेस भी स्टार्ट होने वाले हैं 25 जुलाई से। तो इंग्लिश, कॉमर्स, मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, और आपको MCQs वगैरह भी यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो जो भी बच्चा इसमें इंटरेस्टेड है वो यहाँ पर इनकी वेबसाइट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी लिंक, वो आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर भी इसकी वेबसाइट गिवन है, इसकी ऐप भी गिवन है, तो आप इनको देख सकते हैं। ये आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। और अभी इस पर ये आप जो डिस्काउंट कोड है MM10 इसको लगाएंगे तो 20% का आपको एक फ्लैट डिस्काउंट भी मिल जाएगा, कोई भी कोर्स आप परचेस करते हैं उसके ऊपर। तो लेट्स स्टार्ट विथ, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो पहला टॉपिक है हमारा, मैंने कहा कि हम 12 टॉपिक करने वाले हैं और बहुत फास्ट करेंगे, ठीक है ना। तो पहला टॉपिक है हमारा एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि सबसे पहले यही जानना आप लोगों के लिए जरूरी है कि एक आखिर एंटरप्रेन्योर होता कौन है। तो एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो क्या करता है, आइडिया को कंसीव करता है, क्रिएटिव आइडियाज को लेकर आता है, और जितनी भी नेसेसरी स्टेप्स होती है उनको करता है और रियलिटी में कन्वर्ट करता है। मतलब वो पर्सन जो कि हम कह सकते हैं कि आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करता है, ही इज कॉल्ड एज अ एंटरप्रेन्योर। वो हमारा कौन बन जाता है, एंटरप्रेन्योर बन जाता है, ठीक है। तो यही नए बिजनेस को ओपन करता है, रिस्क टेकिंग वाला बंदा होता है, जो सारी की सारी चीजों को साथ में लेकर चलने की काबिलियत रखता है। वो पर्सन होता है आपका एंटरप्रेन्योर। और ये जो प्रोसेस होती है इस सारी चीजों को करने के लिए, उसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक एक्ट होता है क्रिएटिंग अ बिजनेस और बिजनेसेस व्हाइल बिल्डिंग एंड स्केलिंग इट इनटू द जनरेटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए जो आप एक्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड द एंटरप्रेन्योर। अब देखो, बड़ा ही सिंपल सा है, इसको देख लो, इसके बाद कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर्सन को कहते हैं एंटरप्रेन्योर, जो काम करता है और जो प्रोसेस हो रही है उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, और जो आउटकम हमारे सामने निकल कर आता है वो है हमारी एंटरप्राइज, यानी कि हमारा जो नया बिजनेस है उसको बात की जा रही है, राइट। इंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट या इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो आपका सिलेबस है, तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा हिसाब है कि भाई, ऐसा तो नहीं है ना कि इंटरप्रेन्योर ने सोच लिया, उसने बिजनेस ओपन कर दिया तो बस यही उसकी जो प्रोसेस चल गई, खत्म हो गई कहानी। नहीं, इसमें भी रेगुलर बेसिस पर इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड होता है। तो वही इम्प्रूवमेंट्स के लिए दे रिक्वायर्ड सम काइंड ऑफ स्किल्स, दे रिक्वायर्ड सम काइंड ऑफ नॉलेज, दे रिक्वायर्ड सम काइंड ऑफ ट्रेनिंग ऑल्सो। तो दैट इज कम्स अंडर दी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। सो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एक प्रोसेस होती है जो कि एंटरप्रेन्योर्स को इम्प्रूव करती है, उसकी स्किल्स इम्प्रूव करती है, उसकी नॉलेज करती है, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है, क्लासरूम प्रोग्राम देते हैं, जिससे कि उनका एक अच्छा सा डेवलपमेंट हो जाए एंड नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हमारे सामने निकल कर आ जाए। क्योंकि कहा भी जाता है कि देश के विकास के लिए जितने ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स होंगे वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो उतने ही ज्यादा लोगों को नौकरी दे पाएंगे, है ना। तो देश के विकास के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए उद्यमिता विकास यानी कि एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा सतत प्रयास किए जा रहे हैं हमारे गवर्नमेंट की तरफ से भी। चलिए, तो पॉइंट नंबर 2, सेकंड आता है हमारा एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस। सबसे पहले एंटरप्रेन्योर क्या करता है, आइडिया को जनरेट करता है, फिर अपने बिजनेस प्लान को वो देखता है, फिर बिजनेस प्लान को जब डेवलप कर लेता है, फिर वो देखता है कि उसके पास फंड कहाँ से निकल कर आ रहा है। जब फंड आ जाता है तब वो प्रमोट करता है, उसको कमेंस कर देता है, मतलब बिजनेस को स्टार्ट कर देता है। कमेंसिंग का मतलब यही होता है। और हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग मतलब वो कंटिन्यू चलता जाए, उसके लिए जो जो चीजें रिक्वायर्ड है वो ये करता जाता है।
So idea generation, developing business plan, fundraising, promoting, commencing and harvesting. Commencing का मतलब होता है बिजनेस को स्टार्ट कर देना, ठीक है, तो ये बेसिक प्रोसेस है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक, जिसके ऊपर क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, उसको देख लीजिए। रिस्क टेकर होता है, इनोवेटर होता है, लीडरशिप क्वालिटी रखता है, ओपन माइंडेड होता है, फ्लेक्सिबल होता है, अपने प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ बहुत डिटेल में जानता है, इंफॉर्मेशन सीकिंग होता है, जहां से मिल सकती है वहां से इंफॉर्मेशन को गेन करने की कोशिश रखता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला बंदा होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेटर होता है, जो सबको इन्फ्लुएंस कर सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कमिटेड, फ्यूचर ओरिएंटेड। ये सारी की सारी क्वालिटी आपको इसके अंदर मिलेंगी और इसके ऊपर क्वेश्चन भी डेफिनेटली पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को क्वालिटी इसकी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो दे आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। नाउ टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, इसके ऊपर भी क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। टेक्नोलॉजिकल एंटरप्रेन्योर या टेक्नो एंटरप्रेन्योर, टेक्नोप्योर भी कहा जाता है, जो कि नई टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करता है, वो होता है आपका टेक्नोलॉजिकल एंटरप्रेन्योर। अपॉर्चुनिटी एंटरप्रेन्योर कौन सा होता है, वो जो कि जहां भी मौका मिलता है वहां पर से वो अपॉर्चुनिटीज को ले लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको पता ही है कि जब जैसे अभी स्कूल ओपन होने वाले हैं, तो स्कूल की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो अभी मास्क भी कंपलसरी है, तो वो एंटरप्रेन्योर भाई मौके का फायदा उठाया, फटाफट अपने जितना हो सकता है उतना हर एज ग्रुप के हिसाब से उसने डिफरेंट काइंड ऑफ, इवन ड्रेस की मैचिंग के हिसाब से उसने मास्क निकालना शुरू किया, तो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लिया। लाइक सोशल एंटरप्रेन्योर, जो सोशल को पूरी तरह से देखता है और देखकर उसमें जो प्रॉब्लम होती है उसको दूर करने के लिए वो सॉल्यूशन निकालता है और अपना बिजनेस ओपन कर देता है, सोशल एंटरप्रेन्योर। इंट्राप्रेन्योर, जो बिजनेस के अंदर ही एक पर्सन होता है, जिसे हम मैनेजर भी कह सकते हैं, या वो कोई और भी एम्प्लॉय हो सकता है, जो क्या करता है, आइडिया सीकिंग होता है, जो आइडिया को क्या करता है, आइडिया को जनरेट करता है बिजनेस को और ज्यादा ग्रो करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये इंटरप्रेन्योर नहीं होता है, ये बिजनेस के अंदर ही होता है, इसलिए इसे इंट्राप्रेन्योर कहते हैं। नाउ इंक्यूबेटिव एंटरप्रेन्योर, इंक्यूबेट का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ावा देना, ठीक है ना। तो यहाँ पर इंक्यूबेटिव का मतलब होता है कि जो एस्टैब्लिश एंटरप्रेन्योर है, वो जितने भी न्यू एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको वो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, नर्चर करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको फंड देते हैं और उनकी मदद करते हैं, वो होते हैं इंक्यूबेटिव एंटरप्रेन्योर। इन्वायरमेंटल एंटरप्रेन्योर, जिसको हम ग्रीन एंटरप्रेन्योर या इको एंटरप्रेन्योर कहते हैं, ये बेसिकली जो काम करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस लिए करते हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के को ध्यान में रखते हुए ये सारे टास्क को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। जैसे कि ऐसे पॉली बैग्स बना रहे हैं जो इको फ्रेंडली हो, ऐसे जो भी आप लोग जो कंटेनर्स यूज करते हैं वो इस तरह के हो जो इको फ्रेंडली हो, इस तरह के काम को करने में ये ज्यादा तवज्जो देते हैं। नाउ कल्चर एंटरप्रेन्योरशिप, कल्चर एंटरप्रेन्योरशिप कौन होंगे, जो कि एथनिक वाला काम करेंगे, जो कल्चर को बढ़ाने का जो काम होता है उसको ये करेंगे, तो वो होते हैं एक्विजिटिव एंटरप्रेन्योर, जो हर हद तक पार कर जाएंगे अपने सपने को पूरा करने के लिए। इनका काम है कि भाई मुझे अगर कोई चीज ओपन करनी है तो मैं उसे ओपन करके ही रहूंगा, भले ही उसके लिए मुझे कितनी भी ट्रेनिंग लेनी पड़ी, कितनी पढ़ाई करनी पड़े, सब करेगा, लेकिन ये करेगा ही करेगा, ठीक है। इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर, ये फ्रेंचाइजीज ओपन कर लेते, लाइक पिज्जा हट हो गया, आपका डोमिनोज हो गया। साइबर एंटरप्रेन्योर या नेट एंटरप्रेन्योर, ये कौन से होते हैं, जो इंटरनेट के माध्यम से अपना बिजनेस चलाते हैं, वो वाले एंटरप्रेन्योर, कुछ नया उसी में लेकर आते हैं। फैबियन एंटरप्रेन्योर कौन से होते हैं, वो जो ख्यालों की दुनिया में रहने वाले लोग होते हैं। दैट मीन्स कि ये क्या करते हैं ना, खुद से कोई काम नहीं करेंगे, ये जैसे मान लो ये चेयर है, तो इस चेयर पर बैठे हैं तो ये बैठे ही रहेंगे, अगर अपने आप कोई अपॉर्चुनिटी आ जाती है तो ये उसको ले लेंगे, लेकिन खुद मेहनत करने के लिए यहाँ वहां नहीं भटकेंगे, ठीक है। ऐसे एंटरप्रेन्योर आपके फेवियन होते हैं। ड्रॉन एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, ये हमारे पुराने जमाने के जो लोग होते हैं, जो बिल्कुल भी चेंज पसंद नहीं करते हैं, दे ओनली फॉलो द ट्रेडिशनल मैथड्स, वो वाले जो लोग होते हैं वो होते हैं आपके ड्रॉन एंटरप्रेन्योर, जो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल मैथड को फॉलो करते हैं, चाहे उसके लिए उनको बहुत सारा लॉस क्यों ना हो जाए, मंजूर है, बट दे विल नॉट चेंज द मैथड ऑफ प्रोडक्शन, वो किसी भी हाल में चेंज पसंद नहीं करते हैं, वो होते हैं हमारे ड्रॉन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। टाइप्स हो गया, आगे बढ़ते हैं। इंट्राप्रेन्योर, ऑल्दो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, इंट्राप्रेन्योर कौन होता है, कंपनी के अंदर का ही एक बंदा जिसके पास आइडिया है, वो बंदा कौन होगा, इंट्राप्रेन्योर होगा, ठीक है ना। कौन होगा, इंट्राप्रेन्योर होगा। बिजनेस में ये अपना आइडिया दे रहा है, लेकिन बिजनेस इसको क्या देगी, पैसा देगी, ठीक है ना। सक्सेस होता है पैसा मिलेगा, लेकिन फेल्यूर होता है तो इसको
कुछ भी गंवाना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, ये इसका मेन फंडा है। ये देखो, डाइवर्सिफिकेशन, इनोवेटिव होता है, रिस्टॉर्टेंट, जो भी आपका कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को ये नए तरीके से पेश करता है। म्यूचुअल बेनिफिट होगा इंटरप्रेन्योर प्लस इंट्राप्रेन्योर का। कैलकुलेटेड रिस्क होती है कि आपका पॉजिटिव भी जा सकता है, नेगेटिव भी जा सकता है। नो इन्वेस्टमेंट बाय द इंटरप्रेन्योर, इंटरप्रेन्योर को कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, और प्रॉफिट शेयरिंग का एग्रीमेंट यहाँ साइन होता है, लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं है तो इसका कोई नुकसान भी नहीं होता है। वो सारा के सारा नुकसान किसका होगा? कंपनी का होगा। नाउ टॉपिक नंबर 6, माइक्रो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। नाउ अब आपको याद क्या करना है? पहले तो इसका फुल फॉर्म याद करना है, ठीक है। क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006, ठीक है, जिसके अंदर आपके काफी सारी जो डेवलपमेंट हुए थे उनके बारे में यहाँ पर बात की जाती है। तो उसी चीज को यहाँ पर भी आपका बताया गया है। अब बात ये आती है कि किस किस को कितना कितना पैसा दिया जाना है। तो दिस इज दी ओल्ड वन। अभी जो नया हमारे सामने आया हुआ है कंसेप्ट, उसको हम देखते हैं। तो देखो, फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस लिमिट्स याद कर लेना, इन्वेस्टमेंट की और टर्नओवर की लिमिट है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट टर्नओवर। माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट, 5 करोड़ टर्नओवर। वहीं स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए 1 करोड़, सॉरी 10 करोड़, 10 करोड़ पहले था आपका 1 करोड़, अब 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट है और 50 करोड़ क्या है? इसका टर्नओवर है। और मीडियम के लिए, किसके लिए? मीडियम के लिए आपका 50 करोड़ का यहाँ पर है आपका इन्वेस्टमेंट, और इसकी जो लिमिट है वो 250 है टर्नओवर की। क्लियर? इसको याद कर लेना। चलिए, तो यही 3 कैटेगरीज जैसे हमने बताया आपको ये थी, तो वो आप देख लेना। अब इसके बाद एक और चीज आती है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आखिर आते कौन कौन से हैं। तो जितने भी आपके जो घरों में बिजनेस चलते हैं, छोटे छोटे से, बेकरी हो गया, स्टेशनरी हो गया, या जो बाती बनाने वाला जो बिजनेस हो गया, ये सब कुछ आपके इसी में ही आते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। इसके अलावा आप देखोगे कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि छोटे मोटे चीज़ें बनाती हैं, फूड प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज रहती हैं, ये सब लोग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आएंगी। कुछ सर्विस इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि मेंटेनेंस का काम करती हैं, रिपेयर शॉप होती हैं, दे ऑल्सो कम्स अंडर दी, ये सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही हैं। एंसिलरी इंडस्ट्रीज जो कि सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, है ना, कौन सी होती हैं? सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज होती हैं। जितनी भी एमएनसीज या बिग कंपनीज होती हैं जो फिनिश गुड बनाते हैं, उन फिनिश गुड को छोटे छोटे जो आइटम होते हैं वो सप्लाई करने का काम इनका है। जैसे कि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बट टायर मैन्युफैक्चरिंग या ट्यूब जो मिल रहा है या छोटे छोटे जो पेचेस मिल रहे हैं, उन सबको ऑक्सिलरी कंपनी जो है ना ये प्रोवाइड करवाती है। एक्सपोर्ट यूनिट, ये भी आपका यहाँ पर टोटल एक्सपोर्ट एग्जिट करता है, 50% या टोटल मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराता है। कॉटेज इंडस्ट्री, छोटे छोटे घर बना दिए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, वहीं पर ही लोगों को ये घर, जैसे कुछ टूरिस्ट जो रहते हैं ना उनको ये प्रोवाइड कराते हैं। विलेज इंडस्ट्रीज जैसे कि रिलेटेड टू जहाँ पर आपकी पावर का यूटिलाइजेशन नहीं होता है, और रूरल एरियाज में पावर का नहीं होता है, और वहीं पर ये अपने गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जहाँ पर विदाउट पावर जो काम चलते हैं वो विलेज इंडस्ट्रीज में आपके आएंगे, ठीक है। तो ये आपके टाइप्स है। अब आ जाओ टॉपिक नंबर 7। अब रोल ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इसकी जो डिटेल है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको सिर्फ गवर्नमेंट ने कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस निकाले हैं उनकी वो बता रही हूँ। इसकी डिटेल वीडियो जो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जो मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड करूंगी, ठीक है ना। तो टेलीग्राम पर देख लो या फिर चैनल पर जाके प्लेलिस्ट देख लो एंटरप्रेन्योरशिप की, उसमें आपको सारी वीडियोस डिटेल में मिल जाएंगी। तो सॉरी, गवर्नमेंट का रोल जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है उनको प्रमोट करता है वो कौन कौन सा है? ये वाला, ये देखो, ये प्रोवाइड करेगा नाबार्ड, ठीक है ना। नाबार्ड बनाया है गवर्नमेंट ने, है ना। एक आपका रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर बनाया हुआ है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, है ना, सिडबी हो गया, NCEUS यानी कि नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेस इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, रूरल एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट, वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, या फिर स्कीम फॉर फंड एंड रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन सपोर्ट्स हैं जो कि आपकी जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं
है ना, इन सबको क्या करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं, ये फंड प्रोवाइड करेंगे, ये डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, तो ये वही सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। टॉपिक नंबर 8, here is the various financial institutions that provide the finance to entrepreneur. डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरप्रेन्योर्स को डिफरेंट काइंड ऑफ फाइनेंस प्रोवाइड करवाने का काम इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस का रहता है। बेसिकली दे आर दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। लाइक देखो, ये आपका एक हो गया IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। देखो फुल फॉर्म भी याद कर लेना साथ में, समटाइम इट्स आस्क अबाउट द फुल फॉर्म। और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जो आपको एंटरप्रेन्योर को हेल्प कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं, तो उनके नाम यहाँ पर हमने दे दिए। ICICI हो गया, नाबार्ड हो गया, IIBI हो गया, LIC, GIC, एक्सिम बैंक हो गया, KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, स्टेट इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, स्टेट स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। दे आर दी बेसिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो कि फंड प्रोवाइड कराते हैं या फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं एंटरप्रेन्योर को। इसमें आपके कॉर्पोरेटिव बैंक और आपके जो को कॉपरेटिव बैंक जो होते हैं वो भी यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, जो कि फंड प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। कमर्शियल बैंक होते हैं, वो कमर्शियल बैंक भी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है ना। कॉपरेटिव बैंक, कमर्शियल बैंक, ये भी यहाँ पर आपको फंड प्रोवाइड कराते हैं। तो ये आपको इनके नाम पता कर लेना, वो इम्पोर्टेंट है। ये सब कुछ आपको डिटेल वीडियोस में मिल जाएगा। नाउ टॉपिक नंबर 9, फिजिबिलिटी एनालिसिस, जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछा ही जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो क्या होता है आपका ये फिजिबिलिटी एनालिसिस? बड़ा ही सिंपल सा फंडा है। फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है पहले वो समझ में आना चाहिए। फिजिबिलिटी का मतलब रियलिटी। सपना देखा, आइडिया आया, सपना देखा, कितना फिजिबल है, रियलिटी में क्या ये बात पॉसिबल होगी? हम चांद पे जाना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन चांद पे वाकई में हर इंसान जा सकता है? इज इट पॉसिबल फॉर ईच एंड एवरीवन? तो वही वाला फंडा है फिजिबिलिटी एनालिसिस। जो भी हमने आइडिया सोचा है, उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने से पहले इसकी फिजिबिलिटी को चेक किया जाता है कि किस हद तक सक्सेस है। एंटरप्रेन्योर अपने पास मौजूद रिसोर्सेस को चेक करता है, उसके बाद अपने आइडिया को वो फिजिबल बनाता है, तभी उसका वो आइडिया सक्सेसफुली रन आउट हो पाएगा। यही वाला फंडा इसमें काम करेगा, ठीक है। So feasibility analysis of particular idea a viable foundations for creating a successful business. ठीक है, वही चीज आ गई। Feasibility study address the question should we proceed with this business ideas? Feasibility study हमको यही चीज बताती है, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर देती है कि क्या इस बिजनेस आइडिया को हम प्रोसीड कर सकते हैं। तो फिजिबिलिटी, एक फिजिबिलिटी देखती है क्या बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग काम चल रहा है, या फिर जो हमने बिजनेस प्लान बनाया हुआ है उसके लिए जो हमने बिजनेस टूल सोचा है या जो हमने आइडिया देखा है वो रियलिटी में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, या एंटरप्रेन्योर को इससे फाइनेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, या जो भी हमने प्लानिंग टूल्स या हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स को गाइड करने वाले हैं वो सारी की सारी चीज़ें हमारे पास है या नहीं है, नेसेसरी रिसोर्सेज हमारे पास हैं या नहीं है। इन सभी पॉइंट्स को कवर करता है हमारा फिजिबिलिटी एनालिसिस। तो उसके लिए हमारे पास 4 पार्ट्स होते हैं। ये 4 एलिमेंट्स हैं जो फिजिबिलिटी एनालिसिस को एग्जीक्यूट करने में मदद करते हैं। हम देखते हैं प्रोडक्ट और सर्विस की फिजिबिलिटी। लाइक हमने सिर्फ सपने में सोचा है, क्या वाकई में ये प्रोडक्ट जनरेट हो सकता है, क्या ये वाकई में सर्विस जो है वो फिजिबल कंडीशन में आ सकती है। तो एक एंटरप्रेन्योर कोई भी अगर प्रोडक्ट क्रिएट करता है, सोचता है, आइडिया लगाता है, तो वो ये भी सोचता है कि क्या वाकई में जो मैं सोच रहा हूँ वो हो सकता है या नहीं, तो उससे जुड़े हुए सारे तथ्य वो हासिल करेगा पहले। फिर इंडस्ट्री एंड मार्केट फिजिबिलिटी, मुझे फंड मिल सकता है या नहीं, या फिर मार्केट में इस प्रोडक्ट को लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, है ना, मार्केट हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस चीज को भी यहाँ पर देखा जाएगा। फाइनेंस कहाँ से मिलेगा, बैंक लोन देगा या नहीं देगा इस तरह के आइडियाज के लिए, है ना। बैंक से पैसा निकालना भी इतना आसान नहीं होता है भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना। टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट में ही आपका टेक्नोलॉजी भी आ जाएगा कि टेक्निकल एनालिसिस की क्या हम जो सोच रहे हैं वो टेक्निकली पॉसिबल है, क्या टेक्निकल हमको उसमें हेल्प मिलेगी या नहीं मिलेगी।
मार्केट का सेगमेंट हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमारा टारगेट बिजनेस पूरा होगा या नहीं होगा, ये सारी चीजें यहाँ पर सोची जाएंगी। फिर ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी है, क्या उसके लिए भी ये सही है, जो हम सोच रहे हैं क्या हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर्सपेक्टिव से भी ये हेल्प करेगा या नहीं करेगा। इन सारी चीजों को जब आप माइंड में सोच लोगे, इन सब से अगर हमको यस 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 मिलता है, तब जाके आपका ये जो आइडिया है वो फिजिबल होता है, मतलब वो क्या होगा, रियलिटी में आएगा। ये वाला फंडा है। नेक्स्ट आ जाओ, टॉपिक नंबर 10, बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान क्या है? सिंपल सा फंडा है, अगर बिजनेस कर रहे हो तो कोई प्लान तो होगा, तो उसी प्लान की बात की जा रही है कि एक प्लान कैसे तैयार होता है। तो एंटरप्रेन्योर जो प्रपोज करता है बिजनेस वेंचर्स के लिए, वो हो गया। द ऑपरेशनल और फाइनेंशियल डिटेल, द मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज और उसकी स्ट्रेटजीज, मैनेजर्स की स्किल्स और एबिलिटीज, बिजनेस प्लान इज अ बेस्ट इंश्योर अगेंस्ट लॉन्चिंग अ बिजनेस destined to fail the mismanaging and the potentially success। अब कहने का मतलब ये है कि सिंपल सी लैंग्वेज में जो प्लान होता है ना, वो ऑन पेपर है, इसकी मदद से हमको एक आइडिया लग जाता है कि जो हमने सोचा हुआ है वो किस हद तक सक्सेस हो सकता है, और कितना ज़्यादा इसमें कितने लूप होल आ सकते हैं, तो वो लूप होल भी हमको आइडिया लग जाएगा जिनको हम दूर कर सकते हैं। वो होता है आपका बिजनेस प्लान। इसके दो मेन फंक्शन होते हैं, कंपनी को गाइड करना बाय चार्टिंग इट्स फ्यूचर कोर्स एंड डिफाइन द स्ट्रेटजी, और अट्रैक्टिंग द लैंडर्स एंड इन्वेस्टर्स, उनको अट्रैक्ट करना। तभी तो पहले बिजनेस प्लान को सबके सामने लाया जाता है, उसको बताया जाता है, उसके बाद फिर उसे एग्जीक्यूट किया जाता है। तो 3 टेस्ट है जिससे निकलना पड़ता है एक बिजनेस प्लान को, रियलिटी, कॉम्पिटिटिव एंड द वैल्यू। सो रियलिटी टेस्ट प्रोवाइड दैट कि मार्केट में रियली एग्जिट कर सकता है या नहीं, मतलब एग्जिस्ट हो सकता है या नहीं। कॉम्पिटिटिव, लाइक कंपनी की पोजीशन क्या है और कितने कॉम्पिटिटर्स हमको मिल सकते हैं। वैल्यू टेस्ट कि वेंचर जो इन्वेस्टर्स है उसको कितना प्रॉफिट मिल सकता है विद हेल्प ऑफ दिस प्लान, तो उसको देखा जाता है। नाउ टॉपिक नंबर 11, सिकनेस इन स्मॉल इंडस्ट्री। सिकनेस का मतलब पता ही है, कंपनी को जो लॉस होता है उसके बारे में बात की जा रही है। तो किसी भी फाइनेंशियल ईयर्स में अगर उसका जो नेट वर्थ है वो भी उसको नहीं मिल पा रहा है, या फिर उसे कैश लॉस हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो वो आपका कहलाएगा इंडस्ट्रियल सिकनेस, कि भाई वो कंपनी जो है वो बीमार है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कि वो अपना जितना उसने पैसा इन्वेस्ट किया है उतना भी नहीं वो वापस ले पा रही है। तो जैसे आपको पता है किसी की कैपेसिटी कम हो रही है, या शॉर्ट टर्म फाइनेंस भी वो नहीं लौटा पा रही है, बैंक को लोन नहीं लौटा पा रही है, इनरेगुलरिटीज हो रही है बैंक के अकाउंट से रिलेटेड मेंटेन करने में, फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन हो रहा है प्लांट्स में या इक्विपमेंट्स में, क्वालिटी में डिक्लाइन हो रहा है। तो ये सारे जब सिम्टम्स दिखते हैं तो वहीं समझ जाइए आपकी जो इंडस्ट्री है वो सिकनेस की तरफ जा रही है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, किसी के पास पैसा नहीं है ना, प्रोडक्शन की अच्छी पॉलिसीज नहीं है, मार्केटिंग और प्रॉपर तरीके से मार्केट में मतलब रॉन्ग डिमांड फोरकास्ट आपने कर ली है, उस वजह से प्रोडक्ट मिक्स आपका प्रॉपर नहीं है, प्रोडक्ट प्लानिंग प्रॉपर नहीं है, रॉन्ग मार्केट रिसर्च आपने कर ली है, तो ये सारे फंडे कहीं ना कहीं सिकनेस की तरफ ले जाएंगे। इन अप्रोप्रिएट पर्सनल मैनेजमेंट, की आपने जो बंदा चूज किया है वो बंदा अच्छा नहीं है ना, सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन बेकार है, लेबर बेकार है, रिलेशन सही नहीं है एम्प्लॉयज और वर्कर्स के बीच में, तो कहीं ना कहीं ये सब इनइफेक्टिवली सिकनेस की तरफ मूव करता है। इनइफेक्टिव कॉर्पोरेट मैनेजमेंट बहुत ही बुरा है, अच्छी से प्लानिंग नहीं हो पा रही है, सारी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो वहां पर ये चीज़ आ जाती है। कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस भी हैं कि भाई लोग नहीं मिल रहे हैं, लेबर नहीं मिल रही है अच्छी, मार्केट सही नहीं है, प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं है, शॉर्टेज है रॉ मटेरियल की, या फिर पावर कट की, पावर नहीं मिल रहा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स के रेस्ट्रिक्शंस हो रहे हैं, कुछ फाइनेंस गवर्नमेंट से लोन नहीं मिल पा रहा है, तो ये बाहरी कुछ तत्व हैं जिसकी वजह से भी बिजनेस जो है वो सिकनेस की तरफ जा सकता है। कैसे बचाया जाए? सिंपल सा फंडा है, सिकनेस को इनिशियल स्टेज पर पहचानो तभी उसको ओवरकम कर पाओगे, है ना। जैसे वो हैंड होल्डिंग वाली जो टेक्निक है, तो हैंड होल्डिंग टेक्निक यूज हो सकती है यहाँ पर, और भी ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स है जिनको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करके, टेक्नोलॉजी को अपडेट करके, मार्केटिंग का अच्छे से असिस्टेंट लेकर, थोड़ा सा ट्रेनिंग लेकर, गवर्नमेंट का जितने भी इन्वेस्टमेंट का इंटरवेंशन देता है उनको यूज कर कर प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू आप अपनी जितनी भी सिकनेस है उससे ओवरकम किया जा सकता है। ठीक है, चलिए भाई, लास्ट टॉपिक है इनोवेशंस, जिसके ऊपर मैंने अभी रिसेंटली वीडियो डाला हुआ है, वो आप लोग देख सकते हो डिटेल के लिए। तो इनोवेशन क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू आइडिया, जो भी एक इंडिविजुअल ने लिया है अपने ग्रुप में या फिर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर, तो इम्प्लीमेंटेशन हम जहाँ पर करते हैं वो होता है आपका इनोवेशन। ठीक है, कोई भी नया चेंज अगर हो रहा है तो वो इनोवेशन में आएगा। जैसे मैंने कहा था, इन्वेंशन और इनोवेशन दो चीजें होती हैं। इन्वेंशन किसी भी नई चीज को जो फर्स्ट टाइम आ रही है उसे हम इन्वेंशन कहते हैं। अब जो फर्स्ट टाइम ऑलरेडी आ चुका है उसी में एड ऑन होता जा रहा है, उसी में ऐड होती जा रही हैं चीजें, तो वो हो जाएगा आपका इनोवेशन, लाइक क्वाइट न्यू। ठीक है ना, तो वो हो गया। तो हमने देखा था 4 तरह के इनोवेशंस होते हैं। पहला तो हो गया इन्वेंशन, यानी कि किसी बिल्कुल ही नया प्रोडक्ट जो पहले कभी नहीं आया है, ऐसा नया प्रोडक्ट, नई सर्विस या नई प्रोसेस को आप लेकर आ रहे हो, वो आपका इन्वेंशन है। एक्सटेंशन, यहाँ पर आप एक्सपांड कर रहे हो चीजों को ना, तो यहाँ पर जैसे जो भी प्रोडक्ट, सर्विस या प्रोसेस था उसमें एंटरप्रेन्योर एग्जिस्टिंग आइडियाज में ही अपना कुछ डिफरेंट आइडिया लेकर उसको डिफरेंट बना देता है प्रोडक्ट को। डुप्लीकेशन, लाइक इसमें क्या करता है कि जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होता है या सर्विसेज होती है उसमें कुछ क्रिएटिव टच लाके उसको चेंज कर देता है जिससे वो इम्प्रूव हो जाए। और सिंथेसिस में क्या होता है, कॉम्बिनेशन हो जाता है मोर देन 2 एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स का और एक नया प्रोडक्ट क्रिएट हो जाता है। ये भी कौन करता है? एंटरप्रेन्योर करता है। तो दे आर द बेसिक टाइप ऑफ इनोवेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने कोशिश की है कि मोस्ट ऑफ दी आपका सिलेबस जो है उसको हमने कवर किया है ना, यूनिट 10 को। तो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और प्लेलिस्ट के लिए या तो चैनल पर चले जाओ, टेलीग्राम पर चले जाओ। टेलीग्राम पर भी मैं आप लोगों को भेज दूंगी, तो इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा फॉर द लेटेस्ट अपडेशन। ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर, कीप स्टडी हार्ड प्लस स्मार्ट। ऑल द बेस्ट।